स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि रेडियो एक्टिविटी, कैलोरीमेट्री और आपका एक और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके ऊपर जो है कि कैलोरीमेट्री पे एक्सरसाइज 11A अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स आपको टिपिकल लग रहे हैं मैं पहले वही बनाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरा मोरल बूस्ट करो ताकि मैं यहीं पे आप लोगों की सेवा में लगा रहूं। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म हीट क्या होता है। तो हीट है क्या? इट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट, सॉरी एट इन मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो पूरा सम होता है ना, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, इट इज ओनली हीट। ठीक है, हीट के लिए और क्या लिख सकते हो कि एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, इधर उधर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ये भी डेफिनेशन है। इसके अलावा हीट, it is the form of internal kinetic energy of a body which produces the sensation of hotness or coldness। ठीक है, जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो है कि वो प्रोड्यूस करेगा सेंसेशन हॉटनेस या कोल्डनेस का। तो टेम्परेचर मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो पहला वाला हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ हीट दैट इज जूल। ठीक है, एनर्जी का भी जूल। डिफाइन द टर्म 1 कैलोरी। अब देखो हीट आपने देखा और हीट की ऐसा यूनिट आपने जूल देख ली। अब ये कैलोरी क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू जूल। तो कह रहा है कैलोरी है क्या, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी एनर्जी लगेगी दैट इज ओनली कॉल्ड 1 कैलोरी एनर्जी। और कैलोरी कैसे जो है इसके साथ रिलेटेड है जूल के साथ। तो कैलोरी रिलेटेड है जूल के साथ कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। और सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंसी के लिए हर जगह पे आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 4.2 जूल। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस आपका ये क्या आ गया, इसका ये हीट कैपेसिटी आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, किसका, ये वाटर का आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डिफाइन 1 किलो कैलोरी। अब कैलोरी थी, अब इसके आगे क्या लग गया है, किलो लग गया है। तो 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगी ऑफ हीट इज दैट हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। एंड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर भी ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी टेम्परेचर पे 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक एकदम स्पेसिफिक है यहाँ पे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का राइज है 1 किलो के वाटर में जितना एनर्जी लगेगा दैट इज ओनली कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि डिफाइन टेम्परेचर एंड नेम इट्स एसआई यूनिट। टेम्परेचर, हीट क्या है, हीट जो है सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनका जो किसी सब्सटेंस के उनका जो टोटल सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ये वो क्वांटिटी है जो ये बताता है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगी। और हमेशा हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। और कब तक फ्लो करेगी, कांटेक्ट में है तो तब तक फ्लो करेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर
सेम नहीं हो जाता। ऑल्सो, या आप क्या लिख सकते हो, क्वांटिटी विच टेल्स अस द स्टेट ऑफ बॉडी, कि बॉडी का स्टेट कैसा है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या है, केल्विन है ऐसा यूनिट। ऐसे तो डिग्री सेल्सियस भी लेके चलते हैं। और एक और चीज बता दो, दोनों के अंदर जो फर्क है ना, डिफरेंस, जो डेल्टा टी और डेल्टा, ये क्या नाम है, चेंज इन ये डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन, इनका मेजरमेंट आप देखोगे ना, इनका जो डिफरेंस है ना सेम है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज हो रहा है उधर, तो ये इक्वल है इसके भी चेंज 1 डिग्री केल्विन के। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, वो भी हम लोग करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये सवाल तो आना ही था, बहुत जरूरी था। जरूरी क्यों था, जरूरी था इसको समझने के लिए। कह रहा है हीट क्या होता है, तो पहले हीट के बारे में आप देखो, मैंने यहाँ पे, हमको लगता है पेज इधर उधर है, लेकिन आप क्या करना, सामने सामने लिखना है इसको। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट जूल है, मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, हीट को कैसे मेजर करते हैं, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से, या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हो। ये एडिटिव क्वांटिटी है। अब ये शब्द भी समझना जरूरी है। एडिटिव क्वांटिटी क्या है, कि हीट और हीट जो है, ये हीट क्या होता है, डायरेक्टली एडअप हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। लेकिन आप अगर टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर एडअप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सब्सटेंस 200 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन हीट क्या है, एडिटिव क्वांटिटी, आप ऐड करते जाएंगे हीट, तो और ज्यादा हीट वो होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उस सब्सटेंस की इंक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं है। टेम्परेचर क्या डिफर करता है, इट इज द क्वांटिटी विच टेल्स द स्टेट ऑफ बॉडी, की बॉडी का स्टेट कैसा है। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या है, केल्विन है, मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं लग रहा, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर नहीं, बल्कि थर्मोमीटर लग रहा है। और ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो ये एक एडिटिव क्वांटिटी है। चलिए फर्दर आगे चलते हैं। डिफाइन कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री है क्या, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, इसी को मेनली, इसी पे न्यूमेरिकल्स आप करने वाले हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म हीट कैपेसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हीट कैपेसिटी क्या होती है, heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दिखा, यहां पे भी समझ में आ रहा होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है 1 केल्विन के बराबर होता है, दोनों का डिफरेंस बराबर है। इसमें भी 100 डिवीजन होते हैं, 1 to 100 में, उसमें भी 273 to 373 100 डिवीजन होते हैं, और टोटल डिवीजन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है। मास नहीं होगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये है, हीट कैपेसिटी सी डैश, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया ऊपर। तो ये जहां है क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट अपॉन इन चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि राइज इन टेम्परेचर। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट यहीं से देख लेते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ हीट, ये क्या है, ये जूल है, और नीचे क्या है, टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में होगा, तो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, ये इसके एसआई यूनिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में फर्क देखो। जब हम किसी भी सब्सटेंस को, हमने ये सब्सटेंस ले लिया, अब ये कोई सब्सटेंस है और हम इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने में हमने ये देखा, ये T डिग्री सेल्सियस से T डिग्री से प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया, है ना, या फिर जितना भी टेम्परेचर यहां पे हमने इसको राइज करा दिया। ठीक, जितना भी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हमने इसको राइज करा दिया। तो अब ये जो टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़ चुका है, और डिफरेंस जो है डेल्टा T डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो पूरा सब्सटेंस है, कितना किलो है, कितना क्विंटल है, हमें नहीं पता। तो डायरेक्टली इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी हो जाएगी, जितना हीट लगा इसको
जितना हीट लगा अपॉन जितना हमने इसको टेम्परेचर राइज कराया। भाई टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हमको चाहिए था 20 to 30 ले जाना था, 30 to 40 ले जाना था, तो उतना टेम्परेचर हमने इसको राइज कराया और जितना क्वांटिटी ऑफ हीट लगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी इसकी हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब आएगी? अब आप बस इसको जो है मास से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इसको मास से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यही फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मास। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप देख रहे हो कितना दिया, अपॉन में मास इंटू डेल्टा टी। यहां से भी आप देखो ये क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी किसका फॉर्मूला देखा था अभी हमने? हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मास। पर यूनिट मास की बात कर दी आपने, स्पेसिफिक बात कर दी। ठीक है, पूरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था तो हीट कैपेसिटी। Heat capacity of a substance is amount of heat required to raise the temperature of its unit mass यहाँ यूज कर दिया through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब यूनिट मास इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या ग्राम पर डिग्री केल्विन भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलोग्राम पर डिग्री केल्विन भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट में देखो क्या है, यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन है या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है, दोनों ही आपके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी समझा चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मास। क्या कह रहा है कि हीट कैपेसिटी of a body of a unit mass is called specific heat capacity। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी यूनिट मास का अगर निकाल दिया तो यहां पे आपका आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्दर आगे चलते हैं। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ तो हम लोगों को आइडिया हो ही चुका होगा कि दोनों में फर्क क्या है, वो पूरे सब्सटेंस का है और यहाँ पे यूनिट मास का है। तो पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए इंटायर बॉडी। ये मेन चीज है, पूरे इंटायर बॉडी के लिए जो हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको राइज करने के लिए, वो है आपका हीट कैपेसिटी। फर्दर ये डिपेंड करता है ऑन मास ऑफ द बॉडी। भाई जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा उसको उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर इज इट्स हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसके अलावा इसका जो यूनिट है वो क्या है? जूल पर केल्विन। बात करें अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो उसी के पहली लाइन वाले में यूनिट मास आ जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। इंटायर बॉडी यूनिट मास, यही फर्क आप देख रहे हो, ये भी 1 डिग्री सेल्सियस वो भी 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब बात कर दिया यूनिट मास की स्पेसिफिक बात। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है तो क्विंटल का निकालना हो, किलो का निकालना हो, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। और ये क्या होता है? उसकी क्वालिटी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की, कि भाई लोहा है तो उसका अलग हो जाएगा, कॉपर है तो उसका अलग हो जाएगा। तो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग होता है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो बता रहा है। अब चाहे कितनी भी क्वांटिटी में आप ले लो, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, कैलकुलेशन कर सकते हो आप कि कितने एनर्जी आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए उसका टेम्परेचर राइज करने में। और इसका जो यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर हमने देखा था जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। फर्दर, नेम अ लिक्विड विच हैज द हाईएस्ट हीट कैपेसिटी। अरे वो पानी ही तो है। इवन गुस्सा भी करते हैं लोग तो कहा जाता है भाई पानी पी लो, तो वहां गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो वो पानी ही है। इट इज वाटर। तो वाटर जो ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इसीलिए इसको कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, वो तो मैं पढ़ाने में बताऊंगा इसमें नहीं।
राइट द अप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग लगभग जो वैल्यू है स्पेसिफिक हेड कैपेसिटी ऑफ वाटर बतानी है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मींस आपको अगर 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 4200 जूल एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी, तब जाके सिर्फ 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का राइज करेगा। What do you mean by the following statement? Heat capacity of body is 50 joule per Kelvin. अच्छा, तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज 50 जूल पर केल्विन का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नहीं 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 नहीं, ये यहां कुछ दया ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग खुद लिखते हैं इसको। ठीक है, यहां पे जो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज 50 जूल पर केल्विन है, तो इसका मतलब हुआ कि इट मींस, अरे तो इसका मतलब होगा इट मींस दैट 50 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। तो क्या केल्विन में दिया है तो 1 डिग्री केल्विन लिख दो, ये और करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे जो आंसर दिया रहता है वो करेक्ट ही दिया हो, कई बार ऐसा होता है कि गलत आंसर भी दिया रहता है, इसीलिए जरूरी है कि इन क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप जो है अपनी पढ़ाई जो है चैप्टर से भी करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की कितनी दी हुई है, 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यानी इसका मतलब क्या होगा, अरे ये तो डायरेक्टली देखो जो लिखा है वही का वही लिखा हुआ है यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट मींस कि 0.4 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम कॉपर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस नहीं केल्विन है तो 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इट मींस कि 0.4 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, टेम्परेचर 1 ग्राम कॉपर का 1 डिग्री केल्विन तक बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर्स आपको लिखने हैं और बहुत जल्दी ही इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, तो वो भी वीडियो जो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगी ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 3.8 जूल पर ग्राम पर केल्विन एंड सब्सटेंस बी इज 0.4 जूल per gram per Kelvin. Which substance is good conductor of heat? How did you arrive at your conclusion? तुम अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचे, पहले दोनों का मतलब समझते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यहां पे ए वाले के लिए 3.8 जूल एनर्जी चाहिए, वही बी वाले को कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 0.4 जूल चाहिए और इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। इसका टेम्परेचर राइज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस कब, 3.8 पे, इसका 0.4 पे ही 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएगा। हीट को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके आगे कौन दे रहा है, बी वाला दे रहा है। दिख रहा है 0.4 जूल बस मिला, तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर राइज हो गया। वहीं ये कितना टेम्परेचर ले रहा है, 3.8 जूल ले रहा है, टेम्परेचर नहीं सॉरी हीट की बात कर रहा हूं। तो ये 3.8 जूल हीट ले रहा है, यानी ये बैड कंडक्टर है हीट का। ये कैसा है, गुड कंडक्टर है हीट का। कह रहा है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, चैप्टर ये कहना चाहता है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जितना कम होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा ये हीट का। ठीक है, तो सब्सटेंस बी हमारा गुड कंडक्टर है हीट का, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, ओके, आप खुद ही देख लो, सोच लो कि आप ये समझो कि किचन का कोई बर्तन है, अब देखो इसको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ये थोड़ी सी एनर्जी में तुरंत तुमने लिट किया गैस, तुरंत जो है कि यहाँ पे ये कढ़ाई तुम्हारी गर्म हो गई। ठीक,
तो यहाँ पे जो है एक इस मटेरियल के बनी है, किस मटेरियल की, इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसमें कम लग रही है, यानी ये जो है जल्दी हीट हो जा रहा है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, यानी गुड कंडक्टर है। नेम टू फैक्टर ऑन विच द हीट एनर्जी लिबरेटेड ऑन अ बॉडी ऑन कूलिंग डिपेंड्स। तो जब बॉडी गर्म होती है, हीट होती है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है उसके लिए, और जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो हीट रिलीज करती है। तो यहां पे कूलिंग वाले के लिए कह रहा है कि एनर्जी जो लिबरेट हुई है किस पर डिपेंड करता है। पहला तो मटेरियल ऑफ द बॉडी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि भाई कॉपर हो, आयरन हो, मैंने बताया ना आपको, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सबकी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। इसके अलावा दूसरा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जितना ज्यादा हॉट रहा और उससे जितना ज्यादा कोल्डनेस तक लाओगे आप, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर से हीट एनर्जी लिबरेट होगी। नेम थ्री फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स? थ्री फैक्टर्स ऑन विच द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी डिपेंड एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन देम। जो एनर्जी ली जा रही है किस पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ द बॉडी। मास के ऊपर आपको पता होगा कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी उसको चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कुछ ऐसे हैं जो बैड कंडक्टर हैं, ठीक है, तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। हम कितनी टेम्परेचर तक उसको लेके जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर तक हम उसको लेके जाना चाहते हैं, तो उतना ही ज्यादा हमको हीट एनर्जी उसको देनी होगी। राइट द एक्सप्रेशन for the heat energy Q received by m kg of substance of specific heat capacity C joule per kg per Kelvin when it is heated through delta T डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये चेंज है। तो देखो यहां पे आपको हमने बताया था कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी अपॉन में मास होता है। हीट कैपेसिटी आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये क्या होता है? Q अपॉन में डेल्टा T होता है। तो इसकी जगह पे हम Q लिख देते हैं ऊपर, और नीचे लिख देते हैं डेल्टा T और इंटू M, और इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? M इधर आ गया, C इधर आ गया, और डेल्टा किसके साथ लगा हुआ है? T के साथ, चेंज इन टेम्परेचर। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और ये जो आंसर आएगा इसके आगे यूनिट क्या लगेगी? जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और ये चीजें याद रखो, अभी आगे हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू टू लिक्विड ए एंड बी। बरोबर बरोबर दिया, ए को भी बरोबर दिया और बी को भी बरोबर दिया, सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्यू दिया, इसको भी क्यू दिया। लिक्विड ए शोज अ ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, ये ग्रेटर राइज दिखा दिया टेम्परेचर में, ये राइज दिखाएगा लेकिन थोड़ा कम दिखाया। व्हाट कैन यू से अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी? अब आप इससे पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है, तो यहां पे इसकी जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है? कम है। हीट कैपेसिटी क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कम एनर्जी चाहिए, खूब सारा टेम्परेचर राइज कर गया, ढेर सारी एनर्जी ली, कम टेम्परेचर राइज हुआ, तो हीट कैपेसिटी क्या हुई? बी वाले की ज्यादा है, ए वाले की कम है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लिखा है आपको कि दो मेटेलिक ब्लॉक है P एंड यहां पे होना चाहिए Q, हैविंग द मास इन द रेशियो 2:1। दो मेटेलिक ब्लॉक रेशियो 2:1 मास है, गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, चलो हीट भी दोनों को आपने सेम दिया है। देयर टेम्परेचर राइज बाय सेम अमाउंट, कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, चलो ये तो तुम पॉज करके भी देख लोगे। एक मटेरियल P है, एक मटेरियल Q है, इसमें भी T डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, इसमें भी T डिग्री सेल्सियस ही राइज हुआ। अच्छा, इसके बाद इसका जो है, इसको भी Q, इसको भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी, यही ना कह रहा है। हैविंग देयर मास इन द रेशियो 2:1। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे 2m मास है, यहाँ पे m है, 2:1 की रेशियो में इनका मास है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको यहाँ पे C1 लिख दे रहा हूं, C2 लिख दे रहा हूं, यही चीज कंपेयर करनी है ना आपको। अब आप यहां पे देखिए, जैसे इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला अच्छा देख लिया है, तो आपने फॉर्मूला देखा है कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये पढ़ा है आपने। अगर पढ़ रखा है तो C की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q अपॉन में M डेल्टा T, यही तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ओके, अगर ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो C1 और ये अपॉन में C2, ये दोनों के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे Q हो जाएगा M डेल्टा T और होल अपॉन में Q, और यहां पे M डेल्टा T। अब देखो सेम अमाउंट हीट दिया गया है, ठीक है, ये M1 है, ये M2, सेम अमाउंट का हीट दिया गया, ये दोनों कैंसिल, सेम टेम्परेचर पे राइज किए सब, ये दोनों कैंसिल। एक्चुअली में बचा क्या, ये M2 ऊपर जाएगा और M1 नीचे आएगा, यही आएगा ना। M2 की वैल्यू क्या है, ये M2 है Q वाला, M2 की वैल्यू है M, और M1 की कितनी है 2M, M से M कैंसिल, कितना आ जाएगा 1:2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, और यही चीज यहाँ पे रेडीमेड में भी लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू इट, नेम द लॉ ऑन विच दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड। तो पहली चीज की, ये जो प्रिंसिपल मेथड ऑफ मिक्सचर है, ये है क्या, ये कहता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दो के दोनों, एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के साथ मिक्स किया जाएगा। दूसरा नाम क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर का, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, किस लॉ के ऊपर ये बेस है कि हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, दूसरा उतना ही गेन कर रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कुछ इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। अब यहां पे a mass m1 of a substance of a specific heat capacity C1 at temperature T1 is mixed with a mass m2 of other substance of a specific heat capacity C2 at lower temperature T2। ठीक है, लोअर टेम्परेचर T2, T1 ज्यादा टेम्परेचर है, T2 कम टेम्परेचर है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, स्टेट द एजम्पशन मेड इफ एनी। एजम्पशन मैं अभी ही बता दे रहा हूं आपको, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, ये हमने एजम्पशन कर दिया। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, हमको मिक्स करना है इन दोनों को। तो चलो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, अच्छा टी के लिए यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला है, इसको हम बिल्कुल भी ये बिल्कुल देखेंगे नहीं, नजरअंदाज करने वाले हैं। ठीक है, नजरअंदाज अगर करेंगे अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कैलोरीमेट्री वाले में, यहाँ पे उसका हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग किसकी बात करेंगे, इन दोनों की ही बात करेंगे। चलिए यहाँ पे आपसे क्या बोला हुआ है कि भाई एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का C1 है, एक का C2 है। ये T1 डिग्री सेल्सियस हॉट बॉडी है तो टेम्परेचर ज्यादा, T2 डिग्री सेल्सियस कम है। लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T। क्या है ये फाइनल टेम्परेचर, हमने क्या ले लिया T ले लिया। ओके, हमको पता है प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, ये कहता है कि हीट
लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। अब इतने तो समझदार हो, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, इस तरह से हीट है क्या, हीट एक्चुअली में आपका क्यू ही तो है, क्यू ही तो है। ये दोनों क्यू एक दूसरे की तरफ इक्वल है। डिफर किस चीज से करेंगे, एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये T1 ज्यादा डिग्री सेल्सियस है तो T छोटा है, उससे माइनस होगा। जो हॉट बॉडी है वो कोल्डनेस पे जाएगा, ठीक है, और जो कोल्ड बॉडी है वो हॉटनेस पे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया ये, और फिर उसके बाद हीट एनर्जी गेंड, अच्छा ये भी तो लिखना है M1C1, यहां पे क्या हो जाएगा M2C2, और डेल्टा टी यहां पे जो ठंडी थी बॉडी अब टेम्परेचर उसकी कुछ राइज करेगी, तो यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यानी क्या लिखेंगे T माइनस T2 लिखेंगे। अब आपको एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए, आपको एक्सप्रेशन भाई इसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, इस वाले के लिए चाहिए, यानी कि ये जो टेम्परेचर है इसके लिए। तो यहां लिखता हूं मैं M1C1 T1 माइनस M1C1 T इज इक्वल टू M2C2T, और फिर माइनस में M2C2 और T2 भी लिख देते हैं। पता है अगर इसको हमें निकालना है तो इसको हमको दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तभी हम T कॉमन ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे पहले बात तो M1C1T1 माइनस में वो है तो इसको प्लस में लेके आ जाते हैं, M2C2 और T2 इज इक्वल टू में ये क्या है M2C2T, और ये माइनस इधर है तो इधर आएगा ये बंदा तो प्लस हो जाएगा M1C1T, M1C1 और ये T। अब ये TT हो गया, ठीक है, तो यहां पे इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखना आप इसको इधर ही लिख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया T को कॉमन ले लिया, T को जैसे ही कॉमन लिया तो M1C1 प्लस M2C2, और इधर में क्या है, इधर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर में कुछ भी कॉमन नहीं है, M1C1T1 प्लस M2C2T2 ये हो गया। अब तुम खुद देखो, तुमको इसी के लिए फॉर्मूला चाहिए था ना T के लिए, तो T को मैं इधर ही रख दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये क्या हो गया M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन में M1C1 प्लस M2C2। यही तो फॉर्मूला आपसे कह रहा था कि भाई मुझे निकाल के दो, और हमने यहाँ पे आपको ये बता दिया। और पता है इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए, बात समझ में आई, ये भी वहीं आएगा, इसको पॉज करके लिख सकते हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, लेकिन ये क्या है ना थोड़ा कन्वर्सेशन के साथ चल रहा था तो समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, why do you the farmer fill their field with water on a cold winter night? ठंडी का मौसम अभी आ ही रहा है और इस बार अपने पूरे देश को तैयार रहना होगा ठंडी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नवंबर तक बारिश की उम्मीदें हैं, और अभी भी सितंबर में देखो ऑनगोइंग अभी एंड होने वाला है सितंबर, दुर्गा पूजा भी है, उसके बावजूद देखो बारिश लगातार हो रही है, तो ठंड इस बार बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है। तो ये चैप्टर तुम्हें ठंडी में बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। चलो क्या कुछ अब है दिखाता हूं। वाई डू फार्मर फिल देयर फील्ड विथ वाटर ऑन अ विंटर नाइट, कोल्ड विंटर नाइट। ठंडी जैसे जैसे दिन में तो सूरज है, लेकिन रात में क्या होता है, शाम होते ही सनसेट के बाद ठंडी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है इज वेरी हाई, बहुत हाई। कितनी हाई है, 4200 जूल है ना, पर केजी पर केल्विन, ये इतनी है, ये तो आपको पता ही है। फार्मर क्या करते हैं, फिल देयर फील्ड्स विथ वाटर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट, एज हीट इन वाटर डज नॉट अलाउ द टेम्परेचर इन सराउंडिंग टू फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बात को समझने की कोशिश करिएगा।
कि यहाँ पे जैसे ये पौधे लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, हमने क्या कर दिया, इसको पानी से भर दिया, पानी से भर दिया। अब ये बाहर में मान लो बर्फ गिर रही है, बर्फ पड़ रही है, मान लो बहुत ठंडी नाइट है, तो यहां पे ये जो पानी है, इसको बर्फ बनने के लिए हर 1 डिग्री सेल्सियस कम होने के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन इतनी एनर्जी आपको चाहिए हर 1 केजी के लिए। यानी इतनी एनर्जी ये लिबरेट करेगा, तब जाके ये पानी ठंडा होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कूल होगा। भाई जितना एनर्जी गेन करता है उतना ही एनर्जी तो वो रिलीज भी करेगा ना, ठंडा होगा तो इतना एनर्जी ये रिलीज करेगा, तो इसीलिए ये जल्दी ठंडा होता नहीं है और टेम्परेचर फॉल करने नहीं देता। अच्छा, अगर पेड़ों में क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल करेगा ना, तो इसमें जो वेन्स है ना, ये बर्स्ट कर जाएंगे, पेड़ आपका खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी पूरी फसल। ऑन द अदर हैंड, इन एब्सेंस ऑफ वाटर ऑन अ कोल्ड नाइट, टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर तापमान आ गया टेम्परेचर, तो वाटर इन कैपिलरीज ऑफ प्लांट विल फ्रीज एंड वेन्स विल बर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है 1.091 कुछ ऐसे ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है कब, जब वो फ्रीज होता है तब वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखना है, आपके घर में हुआ होगा कभी किसी ने जो पानी की जो बोतल है, पानी की बोतल को पूरा भर कर अगर किसी ने गलती से फ्रीजर में डाला होगा, तो ये देखा होगा कि ये डी शेप हो गया होगा, इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। शेप टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया होगा, क्योंकि पूरी वाटर जो फ्रीज कर रही थी, तो वो हल्का सा वॉल्यूम उसका बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से बोतल खराब हो जाती है ना। मेनली बेस पे ऐसा होता है, देखा होगा तुमने। एंड द प्लांट विल डाई एंड क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरा फसल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं कि आसपास का टेम्परेचर जितना भी ठंडा हो जाए, पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, टेम्परेचर पानी का फॉल नहीं करेगा। ऐसे ही पानी का टेम्परेचर राइज करा दिया तो भी जो है वो काफी देर तक रहेगा। डिस्कस द रोल ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट इन कोस्टल एरियाज। अब ये देखो, कोस्टल एरियाज किसकी बात कर रहा है, समंदर के किनारे के इलाके की बात कर रहा है, गोवा वाले बीच की। Specific heat capacity of water is about 5 times as high as that of sand or land. तो जमीन जो है उससे 5 गुना ज्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड व्हेन इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड सैंड आर हीटेड, जब इक्वल मास का यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी पानी पानी, और ये आपका जो है सैंड है, ठीक, तो इक्वल अमाउंट जो है हीट करता है, तो सेम टेम्परेचर हीट एब्सॉर्ब्ड और गिवन बाय वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ सैंड। तो क्या कह रहा है कि व्हेन इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड सैंड आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर तक अगर लेके जाना है, तो हीट एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ सैंड। तो जमीन से 5 गुना ज्यादा इसको मिलना चाहिए। तो ये जब ये जो है बहुत पहले ही इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर अभी भी डाउन रहेगा। इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा, और दिन में ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। किधर से किधर चलेंगी, ये चलेंगी आपका सी से लैंड की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। Hence, earth is heated or cooled more quickly as compared to water. पानी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। Thus, there is a large difference in temperature between land and sea, due to which land and sea breezes are caused, or it makes the climate near the seashore moderate. Moderate का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। रात में क्या हो जाएगा, रात में ये जो सी का इलाका है, ये सी वाला पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये वार्म रहेगा, है ना, एज कंपेयर टू लैंड। लैंड वाले में क्या होगा कि ये तुरंत इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, सडन फॉल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस साइड में तुम्हारा हाई प्रेशर मेंटेन हो रहा, अब इधर में लो प्रेशर है। अब रात में हवाएं इधर लैंड से सी की तरफ चलेंगी,
ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट रहता है। वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बोतल, गरम गरम पानी के बोतल में डाल दिया जाता है फॉर फर्मेंटेशन। वो रबर टाइप का बैग आता है, पानी खोला के रबर टाइप के बैग में डाल दो और उसके बाद उसको पूरी तरह से बंद कर दो, और जिधर कमर दर्द है उधर सिकाई कर लो तुम, ठीक है। तो ये जो हॉट वाटर बॉटल्स है ये यूज किए जाते हैं सिकाई के लिए, पेन से रिलीफ के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि वाटर जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि बंदे ने गर्म, बंदा नहीं मतलब वाटर ने गर्म ही होने के लिए बहुत ज्यादा हीट ली है, तो वो ठंडा भी जल्दी नहीं होगा। लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस नीचे आने में अगर 1 kg का पाउच ले लिया है तो 4200 जूल एनर्जी उसको चाहिए आसपास से, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं सिकाई के लिए। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, अरे भाई कौन सी संपत्ति है पानी के पास जो इसको इफेक्टिव कूलेंट बनाती है। अब देखो गाड़ी वाड़ी चलती है ना, जो भी फोर व्हीलर्स वगैरह, तो उसमें जो होता है कि पानी डाला जाता है कूलेंट के लिए, तो इसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही वो प्रॉपर्टी है जो इसको इफेक्टिव कूलेंट बनाता है। किसमें? रेडिएटर्स में। रेडिएटर्स जो कार के इंजन में, जनरेटर में होते हैं, वो हीट होने लगते हैं तो पानी डाला जाता है ताकि वो तुरंत ठंडे हो जाएं। इट कैन एक्सट्रैक्ट मोर हीट, ठीक है। तो यहां पे वो क्या है इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो इसको इफेक्टिव कूलेंट बनाता है। कोई भी चीज हो तो अगर आपको इसको सडन कूल करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गिव वन एग्जांपल ईच वेयर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट एज हीट रिजर्वायर। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर का है ये कूलेंट में कार के रेडिएटर जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम हीटेड पार्ट ऑफ मशीन, उसको हीट को हटा दिया जाता है, ठीक है, विदाउट मच राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। थोड़ा सा पानी डाला और टेम्परेचर बहुत डाउन आ गया। एज हीट रिजर्वायर, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड एज रिजर्वायर इन हॉट वाटर बोतल। बोतल्स में क्या करते हैं, पानी भरकर रख दिया, वही जैसा मैंने बताया रबर बैग में, और इसको यूज किया जाएगा फॉर फर्मेंटेशन यानी कि सिकाई के लिए, टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। तो हीट जो है वो लास्ट करता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, विदाउट वाटर इन बॉटल गेटिंग कोल्ड। जो पानी होता है ना अंदर वो ठंडा नहीं होता है जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक्स की बात कर रहा है, क्यों भाई कहीं से जाती क्यों नहीं है ये, सॉरी एक्स मतलब मैथ्स में तो था ही, फिजिक्स में ही आ ही रहा है। A liquid X has specific heat capacity higher than liquid Y. Okay, which liquid is useful as coolant in car radiator? ठीक है, and heat reservoir to keep the juice bottle without freezing. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलत है, कुछ तो गलत है दया। लिक्विड एक्स हैज, यहाँ एक लिक्विड एक्स है एक लिक्विड वाई है यहाँ पे, इसीलिए इसको नहीं पढ़ना है। कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर है एक्स का, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका हायर है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाई का लोअर है। अगर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर है तो यहाँ पे ये मोर एनर्जी लेगा, ज्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा है, लोअर है ना, तो यहाँ पे ये लेस एनर्जी लेगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, पर ग्राम पर डिग्री वो पर केल्विन, तो इस तरह से। तो यहाँ पूछा है कि विच लिक्विड इज यूजफुल एज कूलेंट इन कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, वाई वाले का, सॉरी एक्स वाले का। तो यहाँ पे लिक्विड एक्स एज इट इज हाफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो रेडिएटर में इस्तेमाल करेंगे, ढेर सारी रेडिएटर की हीट ले लेगा लेकिन टेम्परेचर इसका खुद का राइज नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ इसका क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे ही ये लेगा रेडिएटर में डालोगे ये पानी खुद गर्म हो जाएगा, सॉरी लिक्विड खुद गर्म हो जाएगा, तो इसीलिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैलोरीमीटर, क्या होता है भाई ये यंत्र किस तरह का होता है। नेम द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड ऑफ और टू रीजन फॉर यूजिंग द मटेरियल स्टेटेड बाय यू। तो यहाँ पे आपका थर्मोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका
वुडन जो है जैकेट होता है, इसके अंदर जो है रुई वगैरह भर दिया जाता है और इसके ऊपर से ढक्कन भी लकड़ी का लगाया जाता है। ये पूरा ढक्कन लकड़ी का लगा हुआ है। ये स्टीरर है, स्टीरर का मतलब होता है वो घोलने वाला, यानी दोनों लिक्विड को मिलाने वाला। ये थर्मोमीटर आप देख ही सकते हो कि थर्मोमीटर लटका हुआ है। ये वुडन जैकेट है, इसके अंदर यह है इंसुलेशन के लिए भर दिया जाता है वूल वगैरह, ताकि हीट थोड़ी सी भी लॉस्ट ना हो, ठीक है, बर्बाद ना हो। ठीक, तो इस तरह से। और अंदर जो ये अंदर जो सरफेस बना रहता है, ये सरफेस किसका बना रहता है? ये सरफेस बना रहता है कॉपर का। कॉपर का सरफेस क्यों बना रहता है? क्योंकि ये 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत माइनर हीट एनर्जी में जो लिक्विड आपने डाला है उसका ये टेम्परेचर ले लेता है। तो इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं जो हीट यहाँ पे बर्बाद हो रही है। तो पतली सी शीट किसकी लगी होगी? कॉपर की, ताकि तुरंत इसके अंदर जो भी मटेरियल डाला जाए ये उसका टेम्परेचर एक्वायर कर ले, बहुत ज्यादा हीट बर्बाद ना करे। ठीक है, चलिए अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड। अच्छा, कैलोरीमीटर क्या होता है? इना नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज अ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ अदर बॉडी। तो एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के साथ, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाएगा तो कितना हीट लॉस हुआ या गेन हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए ये है। मटेरियल कॉपर यूज हुआ है जो कि गुड कंडक्टर है, किसका? हीट का। तो वेसल जो है बहुत जल्दी सून एक्वायर टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट, जो भी कंटेंट हमने इसके अंदर डाला है उसके टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा, बहुत ज्यादा हीट बर्बाद नहीं करेगा। कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी and the amount of heat energy taken by calorimeter from its content to acquire the temperature of its content is negligible। बहुत माइनर सा हीट लेता है खुद को सेम टेम्परेचर में करने पर। चलिए इसके बाद कैसा है? ढेर सारा है क्या इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, 29 का ए था, 29 का बी। आउट ऑफ द थ्री मेटल ए बी सी, पहले वाले का देखो कितना है? 900 जूल, ये ए वाले का है। फिर बी वाले का 380 जूल पर केजी है। फिर उसके बाद सी वाले का ये तुम देख रहे हो 460 जूल पर केजी है रिस्पेक्टिवली। विच विल यू प्रीफर फॉर कैलोरी मीटर? तीन मेटल हैं, इन तीनों में से तुम किसको प्रीफर करोगे? हम किसी ऐसे मेटल को प्रीफर करने वाले हैं जो बहुत कम हीट एनर्जी में सेम टेम्परेचर कंटेंट का एक्वायर कर ले, यानी सबसे लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। और इन तीनों में कौन है? आई थिंक बी है। कौन है आपका? बी। तो हम कौन सा यूज करेंगे? मेटल, मेटल बी यूज करेंगे क्योंकि सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसी की है। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा इसी में। हाउ इज द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन? रेडिएशन भाई आसपास से हीट डिसिपिएट होगी, बर्बाद होगी, तो मिनिमाइज कैसे किया जाता है? तो प्रिवेंट करने के लिए हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन द वॉल्स ऑफ कैलोरीमीटर आर पॉलिश्ड। पूरी दीवारें चारों तरफ से पॉलिश है, स्मूथली फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड से। इसके अलावा तुम ये प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो कि भाई इसके अंदर जो लिड रहता है, ये आउटर सरफेस किसका होता है? ये वुडन जैकेट होता है और इस वुडन जैकेट में भी स्पेस होता है जिसमें वूल वगैरह डाल देते हैं ताकि जो है हीट लॉस ना हो। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक जनरल फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आप क्या कर सकते हो? आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। वाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पैन मेड थिक? कभी भी देखा होगा कढ़ाई की पेंदी मोटी होती है, तवे का जो बेस होता है वो भी हैवी होता है, या फिर कुकर का ही बेस ले लो, आप देखना घर के अंदर वो थोड़ा हैवी होता है। वो अलग बात है कि अब तुम्हारे घर में घिस घिस के उसको पतला कर दिया गया हो, लेकिन होता जब नया खरीदोगे तो वो वैसा ही होता है। तो जो थिक और हैवी बेस होता है इसकी थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और थर्मल कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ये हीट इंपार्ट करेगा, पहले तो खुद को हीट करेगा, ज्यादा हीट लेगा और फिर धीरे धीरे इंपार्ट करता है हीट लो टेम्परेचर पे। किसको? ब्रेड लिख लो या कुछ भी लिख लो, फूड लिख लो, वेजिटेबल लिख लो, फॉर इट्स प्रॉपर बेकिंग और कुकिंग। इसीलिए जो है जो बेस होता है कुकिंग पैन का वो थिक बनाया जाता है। अगर पतला बनाओगे तो सडनली जैसे ही तुमने चूल्हा जलाया भाई
वैसे ही वो हीट इंपार्ट करने लगा, बहुत तेजी के साथ करने लगा, तो ऐसे में खाना खराब हो जाएगा ना, प्रॉपर कुक भी नहीं होगा। चलो, जिसका इंतजार था वो आ चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद न्यूमेरिकल। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोला है, तो पर केजी क्यों होगा, तो ये जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्या ही देखना, जब हमें आंसर पता है तो हम कुछ और क्यों देखें। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल पर केजी पर केल्विन या फिर पर ग्राम पर केल्विन, तो कौन है भाई इसके अंदर, इसके अंदर ये यहां है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना था, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन था, है ना, ढेर सारी एनर्जी ले रहा था ये, क्या करने में, अपने आप को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तो राइज करने में या तो फॉल करने में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, बताइए हमें, 4.2 जूल के इक्वल होता है, तो देयरफॉर 0.1 कैलोरी किसके इक्वल हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ 10 से, तो इसको भी क्या कर दो भाई, 10 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ओके, पर केल्विन में ना, ठीक, चलो कर दिया हमने, लेकिन ये भी आंसर नहीं दिया, ओहो, यहाँ पे आंसर किलोग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, ये रहे भैया ग्राम, ग्राम भैया है, तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.42 इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा, और इतना जूल चाहिए होगा पर केजी पर केल्विन के लिए। ठीक है, चलिए, तो 0.42 इंटू 10 का क्यूब कहीं दिख रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, और वो यही बी वाला ऑप्शन है, तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना होगा फिर लिखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, आ गया न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, बाय इम्पार्टिंग हीट, हीट दे दो एक बॉडी को, इसका टेम्परेचर राइज किया 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना राइज कर गया, 15 डिग्री सेल्सियस, what is the corresponding rise in temperature on Kelvin scale, ओहो, तो since change in temperature डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन, तो यहां पे अंग्रेजी लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखते हैं कि since the difference of consecutive of two consecutive, since the difference of two consecutive values of temperature, in degree Celsius and Kelvin is same, क्या लिखा है मैंने, ये T डिग्री सेल्सियस और उतना ही ये जो है चेंज आएगा केल्विन में ही, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज में टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस या केल्विन में सेम है, तो देयरफॉर चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज in degree Celsius, therefore in Kelvin 15 Kelvin, ठीक है, 15 केल्विन ही इसका आंसर होगा, तो जितना इसमें चेंज है उतना ही उसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज जो है सेम डिफरेंस रखती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी और कॉमा भी लगा देंगे, और वहीं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। मास 150 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम दिया हुआ है। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, सॉरी कॉपर इज 410 जूल, और ये दिया है पर केजी पर केल्विन, ये वैल्यूज भी देखो बहुत ध्यान देने की चीज है। ठीक है,
तो यहां पे कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, हमने आपको बताया कि हीट कैपेसिटी, नहीं ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी अपॉन में क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो देयरफॉर हम ये समझ लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एम इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो एम कितना है, 150 ग्राम है, और सी कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 410, वो भी केजी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो लाओ इसको भी किलोग्राम में चेंज कर दो, तो दो जीरोस, ये ऊपर के दो जीरोस यहाँ कैंसिल हो गए, 15 वन जा 15 के 5, 15 फोर जा 60 और 61 अपॉन में 10 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 61.5 जूल आ गया आपका आंसर। शुरुआत हो गई। हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है आपसे, कोई बात नहीं, आप जितना पूछेंगे हम सब बताएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है ये ऊपर वाला वेसल है, उसी का टेम्परेचर चेंज करना है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, सॉरी सी की वैल्यू दी है, यहाँ हीट कैपेसिटी भी आ चुका है। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ये राइज करना है हमको। कितनी एनर्जी चाहिए, तो Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी जो होती है, हीट कैपेसिटी, ओके, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, तुम देख लेना, क्योंकि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी हमने पढ़ रखा है, तो हमने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलो, हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी, 61.5 जूल है, इनटू टेम्परेचर में चेंज कितना है, 10 है, 615 जूल, ये आपका आंसर हो गया। इसी में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, और यही चीज हम आपको बताने के लिए यहां पर हैं। ये मेनली मेरी कोशिश रहेगी, अब तो चैप्टर्स भी मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बेसिकली मैंने बनाया ही था सिर्फ किसके लिए, ये चैनल, कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं मैं। पेन कॉपी के साथ तैयार रहें आप और सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स हमारे साथ। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg, मैंने लिख दिया मास 2 kg, has a thermal capacity, okay, thermal capacity means heat capacity 966 joule per kelvin, ओके, पर केजी पर केल्विन आना चाहिए। ये यहाँ पे छूटा हुआ है, ये इसको सही कर लेना आप, ये क्या होना चाहिए, इतना जूल पर केजी पर केल्विन होना चाहिए, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी की बात कर, सॉरी नहीं भाई, सही है सही है सही है सही है, हीट कैपेसिटी है ना, तो इतना जूल होगा पर केल्विन। स्पेसिफिक होता तो जाके वहां पे किलोग्राम या ग्राम लगता, ठीक है। हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर में जो चेंज आना है वो 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमको लेके आना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एम है आपके पास, सी है आपके पास, टी है, तो Q इज इक्वल टू, अभी अभी इधर देखो, आओ आओ इधर आओ, Q इज इक्वल टू सी डैश इंटू टी, तो क्या कर देंगे यहां पे C इंटू टी कर देंगे डायरेक्टली, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 966 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90 का 0, 15 6 जा 90, 99 का 9, 15 9 जा 135 और 9 144, ये इतनी जूल एनर्जी इसको चाहिए वार्म करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए। अरे भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन में मास, हीट कैपेसिटी 966 अपॉन में मास 2 किलो का 483 जूल पर केजी पर केल्विन। इतना इजी है आपका ये न्यूमेरिकल, ठीक है, जो भी टिपिकल लग रहा था देख लो, और मेरा यकीन करना तुम, ऐसे ही तुम्हें पार्ट बी 11B भी लगेगा, रेडियो एक्टिविटी भी इससे आसान लगेगी, और वैसे ही आसान लगेगा तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी भी। बस चैनल पे बने रहना है आपको हमारे साथ, बस थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा।
है ना, शेयर करिए इसको खूब। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर। जो जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं आप लिखते चलिए। 100 ग्राम कॉपर हो गया, फ्रॉम 20 टू 70 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर बाई 70 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, यानी स्मॉल सी दिया हुआ है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। हो गया? क्या करना था? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट, एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये किलोग्राम में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, लोचा है कि नहीं है? तो इसको 100 अपॉन में 1000 कर लेंगे केजी में करने के लिए, क्योंकि हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी केजी में दी हुई है। टेम्परेचर का चेंज 50 डिग्री सेल्सियस, यही दिया है ना, 70 से 20 से 70। क्या करूं मैं? ये 3 अंडे इधर, 2 ऊपर में, ये एक इसके पास के। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 4 19, 195, ये इसका जीरो लगा लो। ये क्या आएगा आंसर? जूल में 1950 जूल। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी, Q की वैल्यू 1300 जूल is supplied to raise the temperature of 0.5 kg. Mass is equal to 0.5 kilogram. Lead from 20 to 40 degrees Celsius. Change in temperature, that is 40 to 20 means 20 to 40 यानी 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड। अब आपको देखो, याद तो हर एक फॉर्मूला याद रखना जरूरी थोड़ी है। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, पढ़ा है आपने। तो C इज इक्वल टू, देयरफॉर सिंस ये है तो देयरफॉर C इज इक्वल टू Q अपॉन में M डेल्टा टी। बस यही तो करना था आपको। Q कितना है दिया हुआ भाई? 1300। M की वैल्यू कितनी है? 0.5 kg, एकदम सही है, किलोग्राम में ही है। इनटू टेम्परेचर में चेंज कितना है? 20 है। यहां पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0 पुट करेंगे, बिल्कुल पुट करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 6 जा 30, 260 हो जाएगा। 2 से फिर से कट करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 130 जूल पर केजी पर केल्विन, और सॉरी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो मैं भी लिख देता हूं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर केल्विन में भी लिखा होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां इसकी जगह पे केल्विन भी तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों का चेंज जो है, दोनों के डिफरेंस सेम होते हैं, इसीलिए सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर है 6 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर। ओके, ये क्या दे दिया भाई? पावर दे दिया। पावर कितना दे दिया? 500 वॉट। हाँ सर, अब ये वाला करवाओ क्वेश्चन। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मटेरियल का वजन है 50 किलोग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल इज 960 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फ्रॉम 18 टू 38 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर 38 लेके जाना है कहां से? 18 से। ठीक है, ओके। यहां पे भी ओहो, थोड़ा सा सही करने जाओ सब गलत हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर 38 माइनस 18, ठीक है। अरे भाई बाहर लगा दे रहे हैं ना डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस रेस कराना है। Assume that the heat energy supplied by the heater to that given, assume that the heat energy supplied by the heater given to the material,
मतलब नो लॉस हो रहा है, ऐसा ही कुछ एज्यूम करना होगा हमको, ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। जो हीटर हीट दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, तो जो भी हीट हम दे रहे हैं वो लॉस नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरे को पी पता है, पी से मतलब नहीं है, तो कोई नई चीज दिख गई। एम पता, सी पता, डेल्टा टी पता, तो एनर्जी ही तो निकालोगे। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो एम सी डेल्टा टी की बात करें, सबर करना, 50 इंटू 960 इंटू 20। क्या करें, कैलकुलेट करके आंसर निकाले ना, हम नहीं जा रहे, हम नहीं कर रहे ऐसा, ये तो जूल में आएगा। अच्छा ये पावर आपको पता है, एनर्जी क्या होता है, चाहे Q बोलो चाहे E बोलो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो देयरफॉर एनर्जी को ही हम कहते हैं Q, है ना, जो E है वो Q है, एनर्जी है वही हीट है। तो Q इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी होगा, यानी 500 वॉट इंटू टाइम। अब ये भी Q है, ये भी Q है, ठीक, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अरे सर आप तो मैथ लगा रहे हो, एमसी डेल्टा टी इसके इक्वल है, एमसी डेल्टा टी, इसको बाद में लिखता हूं मैं, पहले ये लिख देता हूं कि जो पावर इनटू टाइम है ये इक्वल है किसके, एमसी डेल्टा टी के। ये टेम्परेचर का भैया चेंज है और ये टाइम वाला टी है, तो कितना है ये 500 इंटू टी इज इक्वल टू कितना था, 50 इंटू 960 इंटू 20। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 इंटू 960 इंटू 20 अपॉन में 500। कैसे कट करते हैं 500 को, 50 और 0 हो गया ना, 500 लो कट गया 500, 960 इंटू 2, तो 960 इंटू 2 अपॉन में 60 कर देंगे, ये अभी आंसर आया सेकंड में, तो अब ये आंसर आ गया मिनट में। 0 से 0, 6 1 जा 6, 16 जा 16 2 जा 32, टाइम इज इक्वल टू 32 मिनट दिया होगा। 32 मिनट लगेंगे हीटर को इसका टेम्परेचर 18 से 38 डिग्री सेल्सियस ले जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट। ओके अब तो समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन से, पावर इज इक्वल टू 600 वॉट, टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, मास कितना दिया हुआ है 4 kg, फ्रॉम 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा 15 माइनस 10 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। अच्छा बढ़ाया भी गया 100 सेकेंड में, ओके यहाँ पे टाइम भी दे दिया कितना, 100 सेकेंड। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, हीट कैपेसिटी निकालना है 4 kg ऑफ लिक्विड का, तो हीट कैपेसिटी पहले निकालना है, तो हीट के, एक मिनट, हाँ सही कर रहे थे लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे, इस बार एक बार लिखेंगे। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हुआ आपका Q अपॉन में T, और Q की वैल्यू नहीं पता, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो Q या फिर E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, तो देयरफॉर Q की वैल्यू इज इक्वल टू पावर कितना है, 600 वाट का पावर है 100 सेकेंड के लिए, यानी कितना हो गया 60,000 जूल। अब यही पुट कर दो यहाँ पे, 60,000 जूल हो गया, अपॉन में डेल्टा टी है भाई, ये डेल्टा टी है, ये वाला टी नहीं पुट कर देना, तो 5 5 1 जा 5 12 जा, और 1 2 3 जीरोज, 1 2 3 जीरोज, ये आ गया इसका हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को और कैसे लिख सकते हो, 1.2 इंटू 10 का पावर 4 जूल, ठीक है, पर केल्विन आ जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ पे कुछ लगेगा किलोग्राम वगैरह। अच्छा अगला पूछ ही रहा है आपसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, अरे भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मास, ये भी तो पढ़ रखा है, तो 1 2 1 2 3, ये 12,000 रख देता हूं मैं, अब मास इसके नीचे रख देता हूं 4 kg, तो 4 3 जा 12 होता है, आपको तो पता ही है, अरे पता तो हो गई, 3000
जो है जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या फिर इसको भी अगर चेंज करके लिखा होगा तो लिखा होगा 3 इंटू 10 पे पावर 3, है ना, यही है, बस इतना ही, जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, 0.5 केजी ऑफ लेमन स्क्वैश। ओके, तो यहाँ पे मैंने मास पहले ही लिख दिया 0.5 केजी। फिर उसके बाद कह रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर हमको लाना है टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर में जो चेंज लाना है वो 30 माइनस 5 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है। बदलाव तो इतना ही आएगा ना, 30 डिग्री सेल्सियस का प्लेस करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहिए, तो यानी कि हीट जितना गेन होगा उतना ही इम्पार्ट भी होगा उस टेम्परेचर तक जाने पे। अच्छा, ये एवरेज जो रेट दिया हुआ है हीट को रिमूव करने के, एवरेज रेट क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 जूल पर सेकेंड। तो एवरेज रेट जो दिया हुआ है 30 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये रेट दिया हुआ है, किस रेट के हिसाब से वो हीट को रिमूव कर रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए इसको यहीं से देख लीजिएगा, इसको लिखने नहीं जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात कि ये हीट कितना देगा, है ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहां दिया हुआ है, तो हीट एनर्जी हो जाएगी Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कितना हीट उसके अंदर से निकलेगा, जितना गर्म होने के लिए पाएगा उतना ही जो है कोल्ड होने पे वो रिलीज भी करेगा। एम कितना है 0.5, सी कितना है 4200 केजी, केजी एकदम सही है, और टेम्परेचर में चेंज कितना लाना है 25। तो ये Q हो गया। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू ये अमाउंट ऑफ हीट, पहली बात तो अमाउंट ऑफ हीट अपॉन में रेट, है ना, रेट हो जाएगा, यानी कि रेट एवरेज रेट जिससे वो रिमूव कर रहा है हीट को। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना आया, यही तो आया Q, 0.5 इंटू 4200 इंटू 25 अपॉन में कितना कर देंगे 30। ये डेसिमल मैं रिमूव करूंगा, जीरो यहां एक और लगा देंगे, 00 से 00 कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे 14 टाइम्स में। तो यहाँ पे जो टाइम आया हमारे पास वो प्रोडक्ट आ रहा है किसका, 5, 14 और 25 का, 5, 14, 25, जो भी टाइम आएगा सेकंड में आएगा। 70 और 25 आते 175, 1750 सेकंड है, 60 से डिवाइड कर दें मिनट में आ जाएंगे, 0 से 0। आप देखो 6 2 जा 12, 6 55, 6 9 जा 54, 1/6 सेकेंड बच गया, तो 1/6 सेकेंड इंटू 60 यानी कितना आ गया 10 सेकेंड, 29 पहले तो पूरा मिनट आ गया, और फिर उसके बाद कितना आ गया 10 सेकेंड। देख लीजिएगा आप इसको, 175/6 मिनट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ certain metal at 150 degree Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degree Celsius. Final temperature is 20 degree Celsius. Calculate specific heat capacity of the metal. Okay? कैसे करते हैं इसको, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, एक तो हो गया आपका हॉट बॉडी, एक हो गया आपका कोल्ड बॉडी। मास कितना है 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, तो मास यहां पे मेटल का कितना है 50 ग्राम है। उसके बाद इसका टेम्परेचर T1 कितना है 150 डिग्री सेल्सियस है, और इमर्स किया गया है इसको एक कोल्ड बॉडी जिसका कि मास है वाटर का कितना
100 ग्राम, और टेम्परेचर T2 कितना है 11 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, उसको फाइनल टेम्परेचर से पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, और ये दी हुई है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब वही इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये चीज आपको नहीं पता, और यही आपको यहां कैलकुलेट करना है। जो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर को T, तो लेट फाइनल टेम्परेचर बी T। फाइनल टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, यहां पे T ले लिया। तो अब इसके बाद आपको चीजें पता होंगी कि देयरफॉर अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देयरफॉर यहां पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, ये इक्वल होता है। अब हम यहां पे वैल्यूज रखेंगे, क्या कुछ रखेंगे, मास ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इनटू टेम्परेचर, क्या होगा यहां पे, ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, तो यहां पे टेम्परेचर T1 माइनस T होगा। अब वहीं अगर इक्वल टू की बात करें तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू, अब ये पानी वाले ही बात करें, अगर हम किसकी बात करें, वाटर की बात करें, तो ये वाटर का जो टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है ये राइज करेगा, तो यानी ये जो T डिग्री सेल्सियस है ये 11 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल बड़ा है। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। अब यहां जिसकी जिसकी वैल्यू सब ग्राम में भी है, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, यहां पे सबसे पहली बात तो हॉट बॉडी के लिए मैंने यहां पे 50 लगा दिया, इनटू में यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, T1 माइनस टी कर देता हूं मैं, तो T1 की बात करें तो 150 माइनस टी। अच्छा, ये फाइनल टेम्परेचर भी तो दिया हुआ है, ओहो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया, ये फाइनल टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये 20 डिग्री सेल्सियस है, लो और आसान हो गया, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 100 ग्राम 4.2, और यहाँ पे 20 माइनस 11 हमने कर दिया। क्या कुछ आया आप देखो, ये आया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 20 minus 11, what will come over here, 9, and from here 50 denominator में, and one thing more, 150 minus 20 I think it will be 130, तो ये भी आपका डिनोमिनेटर में। डेसिमल रिमूव करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज 1 0 इन न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। नाउ 50 वन सा 50 टू सा, अब यहां पे कुछ ऐसा है जो रिड्यूस हो रहा है, ऑफ कोर्स 2 1 जा 2 650 जा, इसका डबल होता है ना 1300। इसके अलावा भी कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां मेटल की कितनी आएगी, नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, 2 से 21 टाइम्स में और 2 से 325 टाइम्स में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 अपॉन में 325, और ये क्या आएगा, इतना जूल आएगा पर ग्राम पर केल्विन आएगा। तो इसको अगर आप यहां पे डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो तो ये आएगा आपका 3 5 जा 15, कितना आएगा, ये 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर वो विजिबल नहीं है तो भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आंसर को, आंसर होगा 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10th।
क्वेश्चन नंबर 10 में है 45 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, 45 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degree Celsius in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree Celsius is added to it. अब यहां पे भी दो चीजें दिख रही हैं हमें, एक तो हमको दिख रहा है एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी में 45 ग्राम है, मास कितना दिया हुआ है m1 45 ग्राम। देखो ये 1-2 भी लिख सकते हो या फिर Wm जो भी वाटर है मेटल है वो भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। कूल किया जा रहा है, कूल किया जा रहा है कैसे, 50 ग्राम M2 कॉपर लेके आ गए भाई 50 ग्राम, और वो भी कॉपर की टेम्परेचर कितनी है, ये है आपकी 18 डिग्री सेल्सियस। द कॉन्टेंट आर स्टिल्ड, स्टिल्ड का मतलब है मिलाया जाता है, इन फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड, जब तक कि आप फाइनल टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। कैलकुलेट दिस फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है एंड दैट इज ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो कॉपर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वो कितना है, 0.39 है जूल पर ग्राम पर केल्विन, और दूसरा वाला कितना दिया हुआ है इधर, वाटर क्या दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्टेट द एजम्पशन यूज्ड, स्टेट द एजम्पशन, एजम्पशन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर नो लॉस ऑफ हीट, ठीक है, कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब हीट या उसके में एनर्जी में, दोनों में से जो आपका दिल करे आप वहां पे इसको लिख लेना। अब इन दोनों को हमको मिक्स करना है, हमको फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर के लिए एक यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं आपको लेके चलता हूं। अभी हम लोग 51 स्लाइड पे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना 51 स्लाइड पे हैं हम लोग, और यहाँ पे इधर कहीं में एक मैंने करवाया है आपको, लीजिए ये दिखाता हूं। इसके बाद 51 स्लाइड पे हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पे जब फाइनल टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर क्या दिख रहा है आपको, फाइनल टेम्परेचर के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, M1C1T1 M2C2T2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा M1C1 और M2C2 हो जाएगा। लेकिन ये भी आपके लिए टिपिकली होगा, आप चाहो तो लगा सकते हो, मेरा ये कहना है लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, और ये भी मिला जुला के उतने ही पे आएगा, उतने ही पे आएगा, वही चीज आएगा, वही फॉर्मेट लेगा। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। चलिए, तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे M1 देयरफॉर C1, और फाइनल टेम्परेचर हमने नहीं लिया ना, लेट फाइनल टेम्परेचर बी टी। कई लोग थीटा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो सही है। चलो, यहां पे ये जो हॉट बॉडी है यानी कि T1 माइनस टी, ये छोटा होगा, और इज इक्वल टू M2C2, और यहां पे ये T बड़ा होगा और ये T1 आपका छोटा होगा, ठीक है, ये ठंडा है। चलिए, तो यहां पे इतना हो गया, तो अब इसके बाद M1 C1 की वैल्यू, M1 और C1 45 इंटू 4.2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट, इसको यहाँ पे ऐसा डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर कर रहे हैं हम, तो 45 लिखा हुआ है, 45 इंटू C1 4.2 इंटू में T1 दिया हुआ है 50 और माइनस लगा दिया मैंने T, इज इक्वल टू M2 50 इंटू 0.39, 50 इंटू 0.39, और मल्टीप्लाई हुआ ये
T माइनस कितना है ये 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज लिख ली, वैल्यूज लिखने के बाद डेसिमल रिमूव करो, ठीक है। अपॉन में क्या लिख देंगे 10, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में लिख देंगे आप 100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 9 जा 45, 5 2 जा 2 से 2 21 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 आ गया। 50 माइनस टी आ गया इज इक्वल टू 51 जा 50, 2 जा 100, ये कितना आ गया 39 अपॉन में 2, और ये t माइनस 18 रहा आपका। ओके, हाँ ये भी और कुछ जाएगा, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, 44 और 5 1 जा 5 4 9 9 4 5 0 माइनस का 189 टी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 5 9 जा 45 के 5, 5 8 जा 40 44 और 5 1 जा 5 4 9, ठीक है एकदम, ठीक है। फिर इज इक्वल टू में 39 इंटू टी करेंगे तो आ जाएगा आपका 39 टी, और ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जा कितना हो जाता है आपका 162, 2 लिख दिया हम लोगों ने, 16 कैरी हो गया। 18 3 जा होता है 15, 15 54, 18 3 जा 54 होता है, 54 में हम कितना ऐड करेंगे 16 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 702। ओके, अच्छा डिनोमिनेटर में एक 2 भी बचा है तो उस 2 को आप ले आइए इधर, ठीक है। ये कितना हो गया 0, 5 5 10 का 0 और 4 4 8 1 9 और 9 9 18, 18900 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 2 5 जा 10 का 0, 2 4 जा 8 1 9, ओके, 2 9 जा 18, ठीक है, ये हो गया। माइनस में ये भी तब डबल हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हो जाएगा, 16 17 का 7 2 1 3 3 78 टी इज इक्वल टू 39 टी माइनस 702, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करो 39 टी प्लस 378 टी कर लीजिए, और इधर 18 900 प्लस में 702 कर लीजिए। अब ये वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए, यहीं पे स्लाइड पे हम कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं इसको लिखना है 180 900 और 702 है, तो ये यहाँ पे तो पहले तो 02 हो गया, ठीक है, 0202 हो गया, 9 7 कितना हो गया 7 9, 16 का 6 हो गया, और 8 का 9 हो गया 19602 इज इक्वल टू कितना टी है यहाँ पे 78 और 39, तो 9 8 17 का 7 लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद 10 11 का 1 और 417 टी। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आई 19602 अपॉन में 479, और यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है तो पहली बार में 4 टाइम्स के करीब में जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स के करीब में, और उसके बाद आप देखोगे कि ये 47.007 करके कुछ आएगा, तो इसका आंसर दे रहा होगा 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से होगा। थोड़ा सा यहाँ पे बस देखो दिक्कत कहाँ मिली है, बस यहाँ कैलकुलेशन में मिली है, बाकी इधर में कोई दिक्कत हमें नहीं मिली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चाहें तो हाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है वो मैं समझता हूँ, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, यहाँ पे M1 कितना है 200 ग्राम है, हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे M2 कितना है 300 ग्राम है, वाटर एट T2 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इतना, वाटर इतना ही है तो दोनों तरफ वाटर का ही दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको अभी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसे ही सेम दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए बार बार क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी, और जैसे ही फाइनल टेम्परेचर टी लिख दिया तो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि M1
C इंटू T1 माइनस T इज इक्वल टू एम सी और T माइनस T2। ठीक है, यहां पे आपका T2 छोटा है। चलिए C से C कैंसिल, क्यों? क्योंकि दोनों वाटर ही हैं। ये बात समझ में आई? C से C मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, अब बाकी वैल्यूज पुट करो। M1 की वैल्यू है आपकी 200, T1 माइनस टी यानी कि 80 माइनस टी लिख दिया हमने, फिर इज इक्वल टू ये दूसरा M2 की वैल्यू, सॉरी M2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300 ग्राम है, और यहाँ पे T माइनस हमने क्या लिख दिया T2, T2 कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। देखो जल्दी से एक और काम कर सकते हैं भाई, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 200 अपॉन में 300 करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, तो कर ही दो तो बेहतर है, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 80 माइनस टी इज इक्वल टू 300 और t माइनस 10 अपॉन में 200, तो जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से वापस 80 इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 80 इंटू 2, 8 टू जा 16, 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 3t माइनस 3 10 जा 30। 3 का मल्टीप्लाई t में और 10 में, तो 3t माइनस 30, और ये 2 वाले का मल्टीप्लाई 80 और माइनस t में, तो 2 8 जा 16 माइनस 2t। ये हो गया आपका 3t प्लस 2t, और ये 160 प्लस 30, 190 इज इक्वल टू 5t। t की वैल्यू कितनी आ गई 190 अपॉन में 5, एंड इट इज इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल टेम्परेचर आ गया है आपके मिक्सचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो भी था हमें नहीं पता ठंडे पानी का, वो राइज हो गया बाय 15 डिग्री सेल्सियस। 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर जब मिक्स किया गया है एट 50 डिग्री सेल्सियस टू इट, तो इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास एक तो कोल्ड बॉडी है और दूसरी आपके पास हॉट बॉडी है, ठीक है। M1 की बात कह रहा है कि भाई ये 600 ग्राम है, ये कोल्ड वाटर है, इसका टेम्परेचर T1 पता नहीं कितना था, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज कर गया है। अगर यहाँ पे हम फाइनल टेम्परेचर को T लेते हैं, तो इफ फाइनल टेम्परेचर इज T, तो देयरफॉर T माइनस T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये बात वो कहने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेचर 0 था तो 15 हो गया, 1 है तो 16 हो गया, 2 है तो 17 हो गया। इस तरीके से कह रहा है कि टेम्परेचर राइज हो गया 15 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी का बाई 15 डिग्री सेल्सियस। कब हुआ? जब उसके अंदर हम लोगों ने 300 ग्राम वाटर मिलाया, और वो भी वाटर किस टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अब आपको एक चीज तो मैंने यहाँ पहले ही बता दी, ये भी पानी ये भी पानी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री M1 C1 और यहाँ पे T माइनस T1, अब की बार ये छोटा है, इज इक्वल टू M2 C2, और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T। कंफ्यूज एकदम मत होना, अब की बार कोल्ड बॉडी इधर है, यानी जो ठंडा बॉडी उसका टेम्परेचर छोटा, फाइनल वाला बड़ा आएगा। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे आएगा, यानी ये वाला टेम्परेचर उससे छोटा होगा। अब ये यहाँ पे ये जो C1 है ना और ये जो C2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जो है वाटर के लिए है। ये C1 C2 की बात कर रहे हैं, दोनों वाटर के लिए हैं, ये भी वाटर के लिए, ये भी वाटर के लिए है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यूज पुट करो, बाकी जो बचा हुआ है M1 यानी कि 600 ग्राम इंटू T माइनस T1, T माइनस T1 15 डिग्री सेल्सियस, देखो लिख रखा है हमने, तो 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू M2 यानी कि 300 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका T2 यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे था, माइनस T यानी ये फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे 50 माइनस T इज इक्वल टू 600
इंटू 15 अपॉन में 300, 300 वन जा 300 टू जा, 15 टू जा 30 इज इक्वल टू 50 माइनस टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टी की वैल्यू बल्कि इधर नहीं इधर लेके आ जाओ आप, टी की वैल्यू आपकी आ रही है इधर 50 माइनस 30 दैट इज हाउ मच 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर किस चीज का, फाइनल टेम्परेचर है आपके मिक्सचर का। अब यहां पे एक चीज और देखो, टेम्परेचर निकालना था, इनिशियल टेम्परेचर निकालना था किसका, कोल्ड बॉडी यानी कोल्ड वाटर का। तो यहां पे सिंस T माइनस T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो देयरफॉर सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी कितना है ये 15 डिग्री सेल्सियस, तो देयरफॉर T कितना है 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर T1 टेम्परेचर वाटर का कितना हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का था, ठंडे पानी का था, वो कितना था, वो था आपका 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन हो गए या कुछ बचा है, एक और बचा हुआ है, चलो इसे भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलो है वाटर इज कंटेन्ड इन 1.25 किलोवाट केटल। ओके, ये मास दिया हुआ है 1 केजी का, और इसके बाद वाटर इसमें जो दिया हुआ केटल में, केटल की पावर दी हुई है 1.25 किलोवाट, और इसको मैं चाहूं तो 1250 वाट भी लिख सकता हूं। Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 to 100 degree Celsius. Okay, change in temperature 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा कहां से, 25 डिग्री सेल्सियस से, यानी 75 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहीं से देख लेना, क्या ही बार बार लिखूं मैं। तो आपको पता है कि सिंस Q is equal to mc delta t and, अरे यही लिखते हैं, and Q is also equal to power into time, तो therefore power into time is equal to mc delta t। पावर कितना है 1250, टाइम कितना लगेगा यही तो कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू मास कितना है 1 केजी, 4.2 जूल पर ग्राम है, तो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.2 इंटू 1000 जूल पर केजी पर केल्विन, तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे किलोग्राम में है तो मैंने भी चेंज कर दिया इसको, तो कितना हो गया ये 4200, और ये डेल्टा टी किसके लिए 75 के लिए है। तो यहां से टी की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 4200, 1 से मल्टीप्लाई हुआ नंबर उतना ही आ गया, अपॉन 75, ये हो गया 1250। कैलकुलेट करो 0 से 0, 25 5 जा 25 3 जा, 5 1 जा 5 8 जा 5 4 जा, तो t इज इक्वल टू 3 4 जा 12, ओके, 3 8 जा 24, 25 सेकेंड। अब ये 252 सेकेंड जो आए हुए हैं, इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा, और 240 यानी 240 कर दो आप डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 240 का 4 मिनट हो जाएगा, बचेगा 12 सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका लास्ट। इसके अलावा बहुत सारे ना पुरानी किताबों में और नई किताबों में डिफरेंस आ गया है। मेरे पास जो भी किताबें हैं वो पुरानी किताबें हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे छूट रहा है हमसे, वो हम क्या करेंगे, वो हम आपको लास्ट में एक बार इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करा दूंगा, एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले, पक्का एकदम प्रॉमिस पक्का वाला। तो तब तक के लिए आप यहाँ पे सेशन इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।